स्वागत है जियोपोल आईएएस में आप सभी का। हम लोगों ने जो सीरीज शुरू की है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत सर की बुक को पूरा इसमें डिस्कस किया जाएगा। और हमने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि लक्ष्मीकांत सर की बुक में कुछ एडिशन भी होगा जो डॉक्टर डी बसु की बुक से होगा। अब अगला जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो है नेचर ऑफ द फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था की प्रकृति। आप सभी लोगों को पता है कि भारत में एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली का नेचर कैसा है, किस किस तरह के अधिकार राज्यों के हैं, किस किस तरह के अधिकार केंद्र के हैं, और इसके बाद हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी चीज़ें की गई, कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन सी कमेटियां बनी और किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि इससे आपकी समझ डेवलप होगी कि किस तरह से भारत के संघ को देखा जाना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी सारी प्रणालियों से किस तरह से अलग है और क्यों अलग है, ये सारे प्रश्न आज के क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म किए जाएंगे। ठीक है, तो अब क्लास हम लोग शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे हम विथ वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दो शब्द आते हैं इस मामले में, संघ और परिसंघ। बिल्कुल क्लियरली समझिएगा। इसका मतलब है, इंग्लिश इसका होता है यूनियन और इसका होता है फेडरेशन। ठीक है, इन दोनों के अंतर को पहले हम समझेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी क्या लिखा गया है कि भारत एक यूनियन है। ठीक है, अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संघ इकाइयों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम नहीं है, घटक इकाइयों को इससे अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। ये उस प्रश्न का उत्तर अंबेडकर जी दे रहे थे जब उनसे पूछा गया कि अगर हमारा संविधान परिसंघीय ही है तो संघ शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। अगर हमारा संविधान परिसंघीय है, यानी जिसको मैंने इंग्लिश में बताया फेडरल है, तो यूनियन शब्द का उपयोग क्यों हुआ है इस चीज का उत्तर दे रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि हमने संघ शब्द का यूज इसलिए किया है क्योंकि इससे कुछ फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि भारतीय संघ इकाइयों द्वारा किए गए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यह पता चलता है यूनियन शब्द से। दूसरा, घटक इकाइयों को इससे अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस कारण से, यानी कि एकता और अखंडता पे अधिक जोर देने के कारण से, इसी उद्देश्य से हमने संघ शब्द का प्रयोग किया है, परिसंघ का नहीं। ये अंबेडकर जी ने कहा था संविधान सभा में। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी पॉलिटी है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें वास्तविकता को भी चेक करना पड़ता है कि वास्तव में उसका क्या अर्थ लिया गया। तो ये जो संकल्पना अंबेडकर जी की थी, आगे आने वाले समय में इस पे बहुत सारे प्रश्न भी उठाए गए। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई, जैसे यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, इसका नाम देखिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी किस शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन का प्रयोग किया गया। इसने भी घोषित किया कि वो एक संघ की स्थापना कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसमें जो घटक इकाइयां थी, घटक इकाइयों को अलग होने की स्वतंत्रता थी। अलग होने का अधिकार था। यानी यहां पर एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में किसी में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, किसी में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन शब्दों के प्रयोग से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, जैसा कि अंबेडकर जी ने 1950 में सोचा था। वास्तविकता यह है, अंबेडकर जी ने कहा कि यूनियन शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि
घटक इकाइयों के इससे अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि इसी यूनियन शब्द का उपयोग जो यूएसएसआर के संविधान में किया गया वहां पर घटक इकाइयों को अलग होने का अधिकार था। इसका मतलब है कि अगर हमको इस प्रश्न का उत्तर देखना है कि हम एक यूनियन की स्थापना कर रहे हैं, एक फेडरेशन की स्थापना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को, अपनी समझ को और विकसित करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे हम? वो ऐसे करेंगे जब देखेंगे इनका स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिविंगस्टोन ने कहा परिसंघ एक संस्था आधारित संकल्पना नहीं है, बल्कि यह कृत्य आधारित संकल्पना है, और कोई भी सिद्धांत जो यह कहता है कि कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण हैं जिनके बिना कोई राजनीतिक प्रणाली परिसंघ नहीं हो सकती, तो वह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में संस्थाएं एक सी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि ये कोई साइंस नहीं है कि हर एक सिद्धांत कहीं भी जाकर यूनिवर्सली लागू कर लेंगे। यानी सिद्धांतों में सार्वभौमिकता नहीं होती है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, और यही चीज इसमें भी है। यानी कि परिसंघ के कुछ ऐसे रिजिड सिद्धांत हम नहीं बना सकते हैं जिनको लागू करने पर ही जो है परिसंघ घोषित किया जाएगा या संघ घोषित किया जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में कृत्य आधारित संकल्पना है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकृति के परिसंघ बनाए गए हैं। अमेरिकी संविधान है, वहां पर उनकी जरूरत के हिसाब से फेडरेशन बनाया गया। हमारा इंडिया है, यहां पर अपनी हिसाब से फेडरेशन बनाया गया है। हमारा फेडरेशन अलग है, अमेरिका का फेडरेशन अलग है, कनाडा का फेडरेशन अलग है, ऑस्ट्रेलिया का फेडरेशन अलग है। यानी हर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सांस्कृतिक सामाजिक जरूरतों के हिसाब से अपने अपने तरह का पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करता है। इसी चीज को यहाँ समझने की जरूरत है। यानी हम कोई ऐसा रिजिड सिद्धांत नहीं बना सकते हैं जिसके आधार पर ही हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम फेडरल है या नहीं है। ये चीज यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। यानी कि कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे? अतः कोई राज्य परिसंघी है या ऐकिक, यह प्रश्न परिसंघ के गुणों की गिनती का है कि उसमें परिसंघ के कितने लक्षण हैं। अब हम अगर स्टेट बना रहे हैं, शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं, वहां पे दो तरह की सरकारों का अस्तित्व है, तो वो परिसंघ होगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा परिसंघ किस तरह का है। तो इसको जानने के लिए सबसे जरूरी है कि परिसंघ के कितने लक्षण हैं उनकी गिनती की जाए। एक परिसंघ प्रणाली के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं, और ये 4 ही माने जाते हैं। पहला है द्वैध शासन, यानी दो तरह की सरकार। क्या मतलब हुआ इसका? दो तरह की सरकार, यानी कि जो भी परिसंघ होगा वहां पर एक केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकारें होंगी। राज्य सरकारें होंगी। यानी पहला लक्षण यह है कि अगर कोई चीज परिसंघ बना रहे हैं, कोई यूनियन बना रहे हैं, कोई संघ बना रहे हैं, अगर ऐसी शासन व्यवस्था अपना रहे हैं, उसमें दोहरी सरकारें होंगी। ठीक है। अब दो तरह की सरकारें हैं, इसलिए इन इकाइयों के बीच शक्ति का बंटवारा होगा। अधिकार का बंटवारा होगा। अब शक्ति और अधिकार का बंटवारा होगा तभी तो अलग अस्तित्व होगा। अगर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट डिपेंडेंट ही रहेगी तब फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यानी कि दोनों की अलग अलग सरकारें होनी चाहिए, दो तरह की सरकारें होनी चाहिए। उन सरकारों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए काम करने के जो सब्जेक्ट हैं, जो भी पावर है, अथॉरिटी है, उसका डिवीजन होना चाहिए दोनों संस्थाओं के बीच में। तीसरी चीज क्या दिया हुआ है? संविधान की सर्वोच्चता। यानी कि कोई भी परिसंघ बनेगा वो संविधान से ही बनेगा। संविधान से परिसंघ या संघ की रचना होगी, और यह संविधान ही सरकारों के अस्तित्व को देगा, यही अधिकारों का बंटवारा करेगा, और यही अधिकारों का बंटवारा करेगा। बंटवारा करेगा। इसीलिए संविधान
सर्वोच्च होगा। यानी कि संविधान की सर्वोच्चता इसलिए जरूरी होगी कि दोनों सरकारों का अलग अलग अस्तित्व बना रहे। इसके अतिरिक्त इन इकाइयों के बीच में जो भी डिवीजन है वो संविधान द्वारा किया जाएगा। संविधान ही सबको बताएगा कि कौन सा काम केंद्र सरकार का होगा, कौन सा काम राज्य सरकार का होगा। अब दो तरह के लोग होंगे, एक ही व्यवस्था में काम करेंगे तो उनके बीच विवाद भी हो सकता है। इसीलिए न्यायालय का प्राधिकार होना चाहिए किसके लिए? परिसंघीय इकाइयों के बीच विवाद समाधान के लिए। यानी कि दो तरह की सरकारें होंगी, केंद्र और राज्य सरकारें, सबके अपने अपने अधिकार होंगे, अपने अपने शक्तियों का बंटवारा होगा। संविधान से ही इस संघ की रचना की जाएगी, सबके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। आपसी विवाद जो उत्पन्न होंगे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच या आपस में दो राज्य सरकारों के बीच, इनके निर्णयन का अधिकार न्यायालय के पास होगा। अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये चार लक्षण पाए जाते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चार चीजें पाई जाती हैं तो ये कहा जाता है कि उसमें एक संघ की या परिसंघीय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की गई है। वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। अब आप लोगों को ये चीज पता ही होगी कि अब ये सारी चीजें हमारी सरकार में है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। इन बुनियादी संघीय विशेषताओं के कारण ही हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान को संघीय बताया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने डिसीजन में इस बात पे जोर दिया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल या संघीय संविधान है और इसने जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई है वो संघीय है। यद्यपि हमारा संविधान परिसंघ के आवश्यक लक्षण है, किंतु यह कुछ बुनियादी मामलों में विश्व की विशिष्ट परिसंघीय प्रणालियों से भिन्नता रखता है। अब देखिए, इससे पहले ही हमने जब लिविंगस्टोन का स्टेटमेंट बताया था तो इसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया गया था कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के संघ की व्यवस्था करती हैं। हर देश अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक प्रणाली का गठन करता है। तो कुछ लक्षण अनिवार्य हो सकते हैं कि हर एक परिसंघ में पाए जाए, लेकिन उनका अधिकारों का वितरण सब में जरूरी है। लेकिन एग्जैक्टली अधिकारों का वितरण हर एक जगह एक जैसा नहीं हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ परिसंघ की व्यवस्था है, हमारी जो शासन प्रणाली है वो संघीय है, इसको करने में कोई समस्या की बात नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। हमारे यहाँ दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, आपने देखा। इसके अलावा दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया संविधान में हमारी 7वीं अनुसूची के द्वारा। हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम है, वही जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो परिसंघीय विवादों पर अपना न्याय निर्णय करती है और जस्टिस प्रदान करती है। इसका मतलब है कि सारे के सारे लक्षण जो संघीय व्यवस्था में होने चाहिए वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रॉब्लम ये है कि सारे लक्षण होने के बाद भी इतना अधिक डिफरेंस है। क्लासिकल जो फेडरेशन कहा जाता है, जैसे यूएसए को एक मॉडल माना जाता है, संघीय व्यवस्था का मॉडल यूएसए को माना जाता है कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पैरामाउंट है, सबसे बेहतरीन फेडरेशन की स्थापना करता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम ये देखेंगे कि कौन सा फेडरेशन फेडरल सिस्टम को कितना बेहतर चलाने की कोशिश करता है। तो इस तुलना में हमको ये लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो फेडरेशन होते हुए भी उसको यूनिटरी की तरफ झुका के रखती हैं। यानी केंद्र सरकार की शक्तियों पर बहुत ज्यादा जोर देने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको ध्यान में रखना है। और ये किस तरह से करेंगे? अलग अलग हेडिंग के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है उसमें राज्यों की स्थिति क्या है, राज्य कितने सशक्त हैं, उनके पास कितने अधिकार दिए गए हैं और केंद्र के पास कितने अधिकार दिए गए हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहला मुद्दा है अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स। आपको हमने बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा।
बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस बंटवारे में ऐसा हो सकता है कि कुछ विषय छूट जाए जो न तो केंद्र के पास हो। कैसे हुआ है? 7वीं अनुसूची, इसमें 3 लिस्ट हैं। एक संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तीनों लिस्ट के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन कितनी भी कंप्लीट सूची बनाए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आने वाले फ्यूचर में आए जिसपे किसी भी का अधिकार ना हो, न तो वो संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में है। ऐसी जो पावर्स होती हैं इन्हीं को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, जो ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, उनको क्या कहते हैं? उनको अवशिष्ट विषय कहते हैं। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट न जो संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची, उनको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट विषय कहते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये अवशिष्ट विषय हैं। यूएसए में राज्यों के पास है, यानी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? राज्यों को दी गई हैं। जबकि ये ही अवशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास हैं। इसका मतलब है कि यूएसए में जो राज्य हैं उनके पास अधिक अधिकार हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो किसी जगह पे नहीं है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट यूएसए में राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास जाती हैं? केंद्र के पास जाती हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया गया है कि वहां पर केंद्र सरकार के कामों की गिनती कर दी गई है कि ये 10-15 काम है वो केंद्र सरकार के होंगे, बाकी सारे जो अधिकार हैं वो सब के सब राज्य सरकारों को दिए गए हैं। हमारे यहाँ पूरा कैलकुलेशन किया गया है, संघ के विषय, राज्य के विषय, समवर्ती विषय सब अलग अलग किए गए हैं। इसके बाद भी जो रेजिड्यू बच जाता है, अवशिष्ट बच जाता है, कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है, वो केंद्र सरकार को दे दिया गया है। यानी अमेरिका के अपेक्षा हमारे यहाँ राज्यों की स्थिति कमजोर हो जाती है। अगली चीज देखिए, राज्यों का संविधान। अब हमारा जो संविधान है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, भारत का संविधान राज्यों का भी संविधान है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें केंद्र सरकार का पूरा वर्णन किया गया और साथ ही साथ राज्य सरकारें कैसे चलेंगी, उनको किस तरह से काम करना, ये भी दिया गया है। यानी राज्यों को अपना अलग से संविधान बनाने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। जबकि यूएसए में राज्यों के अपने संविधान हैं। क्लियर हो रही है इतनी बात? सीधी सीधी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र का भी संविधान है और राज्यों का भी संविधान है। राज्यों को अलग से अपना संविधान बनाने की छूट दी नहीं गई है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था,
जिसको अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाकी किसी राज्य को अधिकार नहीं दिया गया था। और जब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड खत्म की गई, धारा 370 खत्म किया गया, तो अब भारत में किसी भी राज्य को अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत का संविधान में राज्य का संविधान भी दिया हुआ है, जबकि इसके विपरीत अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिकी जो सिस्टम है, उसमें केंद्र सरकार का केवल कानून दिया हुआ है। केंद्र सरकार कैसे चलेगी, किन सब्जेक्ट्स पे चलेगी, ये दिया हुआ है। और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने की, उनको लागू करने की पूरी छूट दी गई है। राज्य का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की व्यवस्था में बहुत सारा अलगाव एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दिखाई देता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यानी राज्यों की स्वतंत्रता फिर से भारत में कम है अमेरिका की अपेक्षा। तीसरा मुद्दा है संविधान संशोधन का। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर। अब हम अगर अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की, और दूसरी तरफ रखते हैं इंडिया या भारत की। अमेरिका में संविधान संशोधन करने के लिए, कोई भी संविधान संशोधन करना है तो 3/4 2/3 राज्यों की विधानसभाओं, 2/3 राज्यों के विधानमंडलों का 3/4 बहुमत से समर्थन चाहिए। यानी कि अमेरिका के संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो 2/3 राज्यों के विधानमंडल 3/4 बहुमत से उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, तभी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, कोई भी संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका बहुत ही व्यापक है और पूरी तरह से संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वो राज्यों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके विपरीत भारत में आ जाइए। भारत में बहुत सारे भाग केवल संसद संशोधित कर सकती है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें केवल संसद ही संशोधन कर सकती है, अकेले संशोधन कर सकती है, राज्यों से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल परिसंघीय लक्षणों में संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है, और वह भी केवल आधे राज्य विधानमंडल तथा आधे राज्य विधानमंडल तथा साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। अब दोनों की कंडीशन को एक साथ देखिए। अमेरिका में कोई भी संशोधन करना है तो 2/3 राज्यों में की विधानसभाएं 3/4 बहुमत से समर्थन करेंगी, तभी कोई संशोधन हो पाएगा। ये हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे ऐसे भाग हैं। ये क्लियर होगा जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, अभी अगला चैप्टर, आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें संशोधन करने के लिए संसद अकेले ही सक्षम है। किसी भी राज्य का नाम बदल देना
किसी भी राज्य की सीमाएं परिवर्तित कर देना, ये तो बिल्कुल साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके अलावा बाकी विशेष बहुमत से राज्यसभा और लोकसभा मिलकर हमारे संविधान के लगभग 60-70% पार्ट्स में कोई भी संशोधन कर सकती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। केवल परिसंघीय लक्षण वाले कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जैसे शक्तियों का बंटवारा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, इस तरह की सारी चीजों में परिवर्तन करने के लिए राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, और वो भी अनुसमर्थन चाहिए विधानमंडल का साधारण बहुमत से, और केवल आधे राज्य भी अगर सपोर्ट में आ गए तो कोई भी संशोधन हमारे यहाँ हो सकता है। यानी राज्यों की स्थिति फिर से जो है कमजोर है अमेरिका की अपेक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली चीज है, संघ द्वारा राज्यों के प्रशासन और विधान दोनों पर नियंत्रण का उपबंध है। अमेरिका में इस तरह का सिस्टम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रावधान संविधान में रखा गया है जिससे केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करती है, और ऐसा करती हुई दिखाई भी देती है। जैसे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संघ करता है, राज्य विधि को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं राज्यपाल, और राष्ट्रपति विधि को अस्वीकार कर सकता है। ये सारे विचार अमेरिकी संविधान में नहीं है। अमेरिकी राज्य जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वहां पे गवर्नर का चुनाव जनता डायरेक्ट करती है, और वो गवर्नर केंद्र सरकार के मातहत नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो राज्यों के राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल, इनकी नियुक्ति हमारी केंद्र सरकार करती है, और जब तक किसी बिल पर राज्यपाल के साइन नहीं हो जाते हैं तब तक वो एक्ट या कानून बनता नहीं है। और इसके अंदर संविधान में राज्यपाल को ये भी अधिकार दिया गया है कि वो कोई एक्ट अगर पास होकर आया, कोई बिल पास होकर राज्यपाल के पास आया, तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, और राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी लागू होने से रोक सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ संघ जो अगर चाहे, हमारे यहाँ केंद्र सरकार अगर चाहे, तो राज्यों को अपने कंप्लीट कंट्रोल में रख सकता है, और इसका टूल क्या है, राज्यपाल है। यानी राज्यों की स्थिति फिर से जो है अमेरिका की अपेक्षा कमजोर है। आगे देखिए, अगली चीज है, अमेरिकी परिसंघ को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी स्टेट भी कभी खत्म नहीं होंगे और हमारा यूनियन भी कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। दूसरा, संघ को अपनी इच्छा से बिना राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य विधानमंडल की सहमति के राज्य की सीमा, नाम इत्यादि में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसलिए है क्योंकि राज्य जो है संघ से अलग होकर संघ को नष्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ संघ अपनी मर्जी से किसी राज्य की सीमा में, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, यानी कि राज्य का अस्तित्व भी बिल्कुल सुरक्षित है, वो भी नष्ट नहीं हो सकता है और संघ भी नष्ट नहीं हो सकता है। अब इसी के बाद अगर हम भारत की कंडीशन को देखें तो भारत में क्या है, हमारे संविधान में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, स्वाभाविक है, ये पहले है।
परंतु संसद राज्यों का पुनर्गठन, उनकी सीमाओं का परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकती है। यानी कि एक राज्य को 4 राज्यों में बदल देना, 4 राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बना देना, किसी राज्य से कोई टेरिटरी निकाल देना, ये सारे काम संसद हमारी साधारण बहुमत से कर सकती है और बिना उस राज्य की सहमति के कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत को नासवान राज्यों का अविनाशी संघ कहा, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा। यानी कि हमारे यहाँ राज्यों का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से संघ के ऊपर निर्भर है। अगर आज चाहे हमारी संसद तो वो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, 28 राज्य को 56 राज्यों में बदल सकती है, 28 राज्यों को 32 राज्यों में बदल सकती है, या 28 राज्यों को 12 राज्यों में बदल सकती है। किसी को जोड़ सकती है, किसी को अलग कर सकती है और राज्यों की सहमति लेने की भी जरूरत नहीं है, केवल विचार जानने के लिए भेजा जाता है। अभी हम लोग उसको देखेंगे प्रावधान क्या लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि राज्यों का अस्तित्व पूरी तरह से भारतीय संविधान में संघ की संसद के ऊपर निर्भर है और ऐसा करने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते और संघ राज्य की सीमाओं में उसकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यों की स्थिति फिर से। अगला, अमेरिकी उच्च सदन सीनेट में राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टेट को सीनेट में 2 सीट दी गई है। इसका मतलब है कि हर एक राज्य का एक जैसा प्रतिनिधित्व वहां पे है, जबकि हमारे यहां सीनेट के स्थान पे उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। अब राज्यसभा में हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर हर एक राज्य की सीटों की संख्या अलग अलग है। कोई बड़ा स्टेट है तो उसकी 25 सीट भी हो सकती है, कोई छोटा राज्य है तो उसकी 1 सीट भी हो सकती है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इस पे गौर करिए, कैसे राज्य कमजोर होते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका में सीनेट में 101 सीट है, वहां पे 50 स्टेट पहले से थे और एक बाद में बना, बाद में जोड़ा गया। इस जो बाद में जोड़ा गया अलास्का, उसको 1 सीट दे दी गई, तो 101 सीटें हैं वहां पर सीनेट में। अब अगर इस सीनेट में कोई प्रस्ताव पारित होना है तो कम से कम 51 वोट चाहिए। यूएसए की सीनेट 51 वोट चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी प्रस्ताव तभी पारित हो सकता है जब कम से कम 25 प्लस राज्य साथ हों, समर्थन हो। यानी सीनेट में कोई भी विधेयक पास करने के लिए आधे से अधिक राज्यों का एक्चुअल समर्थन प्राप्त होगा, तभी 51 वोट हो पाएंगे। यानी राज्यों का अपना स्थिति जो है बहुत मजबूत है सीनेट में। जबकि भारत में ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा में 250 सीटें हैं हमारे यहाँ, और ऐसा हो सकता है कि 28 राज्यों में बड़े 7 या 8 राज्य मिलकर 126 वोट की व्यवस्था कर ले। बाकी राज्यों का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, इस तरह के बड़े बड़े राज्य जो है, अगर राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पास करेंगे, उसको लागू करना चाहेंगे, तो उसको बहुत आसानी से पास करवा सकते हैं। 250 सीटें हैं, उनकी 126 वोट हो जाएंगे। यानी कि अलग अलग राज्यों की इंपॉर्टेंस भारत में कम हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा में सीटों को एक जैसा वितरण नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पर जब तक आधे राज्यों का समर्थन नहीं होगा, सीनेट में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। यानी कि केंद्र के वहाँ पे यूएसए में संघ सरकार को कोई भी कानून बनाना है तो आधे राज्यों का समर्थन हर हाल में उसके पास होना चाहिए, नहीं तो सीनेट में वो प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। 8, 6, 7 राज्य बड़े बड़े हैं, वो जो चाहेंगे वो कानून हमारी संसद से बनवा सकते हैं। राज्यसभा बनाई जाती है परिसंघीय लक्षणों को बचाने के लिए, राज्यों के प्रतिनिधित्व को संसद में सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन राज्यों की जगह कुछ राज्य ही सारे डिसीजन पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये है भारत में। यानी कि इंडिविजुअल रूप में राज्यों की कंडीशन फिर से कमजोर हो जाती है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला मुद्दा है नेचर ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था की प्रकृति। एक चीज तो क्लियर हो गई अभी तक पढ़ने में कि भारत में यूएसए की अपेक्षा राज्यों की स्थिति कमजोर है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इसके बारे में हमने देख लिया पीछे की तरफ। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि नेचर ऑफ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था जो चलती है उसमें इंडिविजुअल किस तरह से भाग लेते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो राज्यों के अलग अस्तित्व को फिर से चुनौती देने का काम करती हैं। सबसे पहला है नागरिकता। यूएसए में दोहरी नागरिकता है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है, यानी कोई यूएसए का नागरिक देश तथा अपने राज्य दोनों का नागरिक होता है। यानी कि उसके पासपोर्ट पे ये लिखा होता है कि ये यूएसए के नागरिक हैं और साथ ही साथ कैलिफोर्निया स्टेट के नागरिक हैं। जबकि भारत में क्या है, भारत में नागरिकता में कोई डिवीजन नहीं किया गया है। राज्य स्पेसिफिक कोई भी चीज जो है नागरिकता के साथ नहीं जोड़ी गई है, सिंगल सिटीजनशिप है। यानी कि हमारे यहां नागरिकता केवल भारत की नागरिकता है, केवल भारत की नागरिकता है। यानी कि राज्य स्तरीय पहचान को कोई भी इंपॉर्टेंस सिटीजनशिप के मामले में नहीं दिया गया। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है और यूएसए में दोहरी नागरिकता है, तो राज्यों की पहचान तो इससे भी कमजोर होती है। ठीक है, अगला मुद्दा देखिए। अमेरिका में परिसंघ तथा राज्य सरकारों के अपने अपने पदाधिकारी होते हैं जो उनकी अपनी विधियों और कृत्यों का प्रशासन करते हैं, किंतु भारत में लोक अधिकारियों के बीच इस प्रकार का विभाजन नहीं है। अधिकांश लोक सेवक राज्यों द्वारा नियोजित किए जाते हैं, किंतु वे संघ और राज्य दोनों की विधियों का प्रशासन करते हैं। यानी कि अमेरिका में अलग अलग जो ऑफिसर हैं केंद्र सरकार के, यानी फेडरल गवर्नमेंट के जो कानून हैं, उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग कैडर व्यवस्था है। वो केवल अपने फेडरेशन के हिसाब से काम करते हैं, उन कानूनों का शासन करते हैं, उनसे रिलेटेड सारे काम करते हैं। राज्य सरकारें जो वहां की हैं उनके अपने अलग पदाधिकारी हो जो राज्य सरकार के काम को करती हैं, उनके जो सब्जेक्ट है, उनके जो कानून है, उनका प्रशासन करते हैं। जबकि भारत में क्या है, भारत में ज्यादातर जो लोक सेवक हैं वो राज्यों द्वारा नियोजित किए जाते हैं, राज्य सरकार के होते हैं, लेकिन कानून चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, सारे के सारे काम की जिम्मेदारी उन्हीं कर्मचारियों पर होती है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग हैं लेकिन काम का कोई बंटवारा नहीं है। चाहे वो निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से आए चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से आए, उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफिसर डेस्क पर होगा, अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो इस बारे में नहीं करेगा कि हम तो राज्य सरकार के कर्मचारी, हम केंद्र सरकार की काम को क्यों करें। यानी कि हमारे यहाँ कैडर का इस तरह का डिवीजन काम को लेकर नहीं है। हमारे यहाँ अधिकारी जो भी हो, जिस भी पोस्ट पर हो, उसको केंद्र और राज्य दोनों ही के काम को करना पड़ता है और दोनों के कानूनों को एक जैसे लागू करने की कोशिश हमारे यहाँ की जाती है। ठीक है, यानी कि कैडर का उस तरह का डिवीजन नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। ज्यादातर राज्यों के ऊपर बोझ कैसे बढ़ता है, ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार के होते हैं, लेकिन फिर भी वो काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो चेंज है, भारत में न्यायालयों की एक ही प्रणाली है। इसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। ये न्यायालय संघ तथा राज्य सभी की विधियों का प्रशासन करते हैं। जबकि अमेरिका में क्या है, प्रशासन, वहां न्यायपालिका भी दो तरह की है। एक है फेडरल कोर्ट, दूसरी है प्रांतीय न्यायालय।
फेडरल कानून के उल्लंघन अगर किसी फेडरल कानून का उल्लंघन का अपराधी कोई है तो उसका केस फेडरल कोर्ट में चलेगा। प्रांतीय कानूनों का उल्लंघन है प्रांतीय कानूनों के उल्लंघन के मामले प्रांतीय न्यायालयों में चलेंगे और जो प्रांत का हाई कोर्ट होगा उसकी कोई अपील फेडरल कोर्ट में नहीं होगी, यानी अपील नहीं होगी। यानी जो वहां पे हाई कोर्ट प्रांतीय कानूनों के आधार पर जो डिसीजन दे देगा वो फाइनल डिसीजन होगा। जबकि भारत में क्या है, भारत में बिल्कुल एकीकृत प्रणाली है। इसमें सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर दूसरे स्तर पे राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं और नीचे लोअर कोर्ट्स हैं। और यहां से केस चलेगा, इसकी अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी कि एक ही प्रणाली है। हमारे यहाँ न्यायपालिका भी एक ही है, चाहे आप केंद्रीय कानून का उल्लंघन करें चाहे प्रांतीय कानून का उल्लंघन करें, प्रोसेस यहीं से शुरू होगा, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। इनमें काम का कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पर प्रांतीय न्यायालय यानी प्रांत का जो हाई कोर्ट है, उच्चतर अदालत है, उसकी कोई अपील फेडरल कोर्ट में नहीं होगी। फेडरल कोर्ट जो वहाँ का है वो शीर्ष पर राजधानी में है, उसके अलावा उसकी ब्रांचेज हर एक राज्य में है। फेडरल कानून के उल्लंघन के लिए केस उस कोर्ट में चलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन प्रांतीय कानूनों का उल्लंघन करने पर जो हाई कोर्ट है वहां पे जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसकी अपील फेडरल कोर्ट में नहीं होगी। यहां पर हर एक मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट तक हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर रह के हाई कोर्ट काम करेगा, हाई कोर्ट के अंदर पूरा लोअर कोर्ट रहेगा। यानी कंप्लीट हायरार्की हमारे यहाँ है। जबकि यहाँ पर इसकी हायरार्की अलग है, ये हायरार्की राज्य के हाई कोर्ट तक पहुँच के खत्म हो जाती है और इसकी हायरार्की दूसरी है जो केंद्र से हर एक राज्य में, इनका सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है। ठीक है, यानी कि राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व, राज्यों का स्वतंत्र कानून, राज्यों की स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका की व्यवस्था है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगली चीज देखिए, इसी तरह निर्वाचन लेखा परीक्षा का तंत्र भी एकीकृत है। यानी कि राज्य का चुनाव हो, चाहे केंद्र सरकार के पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे हमारे विधानमंडल का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाएंगे। यानी एक ही निर्वाचन आयोग है जो विधानसभाओं के भी चुनाव कराएगा और संसद के भी चुनाव कराएगा। एक ही सीएजी हैं भारत के, यही सीएजी भारत सरकार के जो डेटा है उसका लेखा परीक्षण करेंगे और यही सीएजी राज्य सरकारों का भी लेखा परीक्षण करेंगे। यानी ये दोनों तंत्र भी एकीकृत है। जबकि अमेरिका में क्या है, हर एक राज्य का अपना अपना निर्वाचन तंत्र है, वो अपने अपने तरीके से। और अंतर यहाँ तक है कि चुनाव की प्रणाली में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर है, जबकि भारत में सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली चीज, भारत का संविधान संघ को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह अपने कार्यपालिका कृत्य किसी राज्य को सौंप दे, आर्टिकल 258। इसी प्रकार राज्य अपने कार्यपालिका कृत्य संघ को सौंप सकते हैं, आर्टिकल 258A। यानी कि हमारे यहाँ राज्य और प्रांतीय सरकारें जो हैं वे एक दूसरे के सहयोग पर चलती हैं। अगर हमारे संघ को लगता है कि उसका कोई काम है जो राज्य सरकार द्वारा अच्छे से हो सकता है तो वो अपने काम राज्य सरकार को सौंप सकती है। इसके विपरीत भी हो सकता है, राज्य सरकारें अपना काम जो है संघ सरकार को कर सकती हैं। अमेरिका में इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। केंद्र सरकार है या संघ सरकार है, उसको अपना काम खुद करना होगा। प्रांतीय सरकारें अपना काम स्वतंत्र पूर्वक करेंगी। दोनों के बीच किसी तरह का कृत्यों का आदान प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया हुआ है। अगला, सामान्य समय में परसंघीय प्रणाली चलती रहती है क्योंकि भारत का संविधान आपातकाल में संघ को एक एक प्रणाली का बल अर्जित करने के लिए सशक्त करता है। सामान्य समय में क्या है, विषयों का बंटवारा है, 7वीं अनुसूची है, केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा, ये व्यवस्था चलती रहती है। लेकिन आपातकाल, जब इमरजेंसी देश में लगती है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो सस्पेंड हो जाती है। यानी कि अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य का जो विभाजन किया गया वो खत्म हो जाता है। आपातकाल में हमारा संघ
राज्य सूची के किसी भी विषय पर कोई कानून बना सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी निर्देश दे सकता है। यानी कि भारत की सरकार इमरजेंसी में बिल्कुल ही यूनिटरी सिस्टम की तरह काम करती है। शक्तियों का विभाजन सस्पेंड हो जाता है। जो भी एग्जीक्यूटिव काम है राज्य सरकारों के, वो भी करने के लिए वो कैसे किया जाए, निर्देश केंद्र सरकार दे सकती है। इसका मतलब है कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है, हमारी संघीय व्यवस्था निलंबित हो जाती है। राज्य सरकारें भंग नहीं की जाती हैं, राज्य सरकारें काम करती रहती हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार के बिल्कुल अंडर में आ जाती हैं, केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करने लगती हैं। जो भी निर्देश सेंटर से जाते हैं उसका पालन करना उनके लिए हर हाल में अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि राज्य आपातकाल में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। अगला मुद्दा है, इसके अतिरिक्त सामान्य कार्य निष्पादन में भी परिसंघ प्रणाली को एकीकता का बल दिया गया है। कैसे? इमरजेंसी में सारा डिवीजन खत्म हो गया, विषयों का बंटवारा खत्म हो गया, कार्यपालिका अधिकार राज्यों के वो बिल्कुल केंद्र सरकार के अंडर में आ गए। लेकिन नॉर्मल टाइम में भी ऐसा किया जा सकता है, इसके भी कुछ प्रावधान दिए। जैसे यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि ऐसी विधि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 249। विषयों का बंटवारा इसलिए किया गया कि राज्य और केंद्र एक दूसरे से स्वतंत्र अस्तित्व रख सकें। इसकी जगह पे 249 में क्या कहा गया है कि संसद का एक सदन है राज्यसभा। राज्यसभा अगर चाहे 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि किसी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो हमारी संसद वो कानून बना सकती है। यानी नॉर्मल टाइम में, इमरजेंसी में तो राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण हो ही रहा है, नॉर्मल टाइम में इमरजेंसी नहीं भी लगी हुई है, तब भी राज्यसभा की इच्छा से राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है। अगला, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए संघ विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। आर्टिकल 243। यानी कि कोई भी ट्रीटी हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई, इसको लागू करने के लिए जो विषयों का विभाजन है, ये रास्ते में नहीं आएगा। भारत का मान लीजिए कि रूस से कोई समझौता हो गया और वो इस मुद्दे पर है, उस विषय पर है जिससे राज्य हितबद्ध है, तो वो जो विषयों का विभाजन है वो सस्पेंड हो जाएगा उस मामले में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि हो, उसको लागू करने के लिए कोई भी कानून हमारी संसद बना सकती है। 253। यानी राज्यों से पूछने की भी जरूरत नहीं है, संसद के पास इतना अधिकार है। केंद्र सरकार जाएगी, राज्य सूची के किसी विषय पर किसी दूसरे देश से समझौता कर लेगी, उस समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कोई भी कानून बना सकती है। यानी कि राज्य फिर से किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए? केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अगली चीज देखिए, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण है, फिर भी इस वितरण में केंद्र की ओर स्पष्ट पक्षपात है। हमने बंटवारा तो किया, एक संघ बनाने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत ज्यादा संघ की शक्तियों पर जोर दिया गया है। कैसे? संघ किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जिससे संघ की विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 256 और 57। और ऐसे निर्देश का पालन करने में असफल रहने पर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति भी संघ को दी गई। आर्टिकल 356 में। आप खुद सोच कर देखिए कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार सामान्य समय में भी कोई निर्देश दे सकती है जिससे उसकी कार्यपालिका शक्तियों का अनुपालन सुनिश्चित हो जाए। यानी कि केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, अगर उस निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो उस सरकार को बर्खास्त भी कर सकती है आर्टिकल 356 के तहत। यानी कि हम कहेंगे, हम अपनी बात आपको भेजेंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। अब सोचिए कि राज्यों की स्थिति क्या रह गई इस देश में। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी पावर वास्तव में हमारे संविधान ने जो है संघ सरकार को दी है, जिससे राज्यों की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। इसी स्टेटमेंट को देखिए,
कोई भी निर्देश केंद्र सरकार राज्य को दे सकती है और उस निर्देश का पालन राज्य सरकार अगर न करे तो सरकार को उठा के बर्खास्त कर सकते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, वहां के प्रशासन को पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में ले सकते हैं। इसका मतलब कि राज्यों की कंडीशन और भी कमजोर की गई है। आगे देखिए, अब क्यों ऐसा किया गया है। यद्यपि उपरोक्त स्कीम में परिसंघ प्रणाली के दोषों से बचा गया है, परंतु संघ की शक्ति पर इतना अधिक बल दिया गया है कि उससे उन सिद्धांतों पर प्रभाव पड़ता है जो सामान्यतः परिसंघ प्रणाली के आधार समझे जाते हैं। यह आरोप लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कि परिसंघ बनाया तो गया है, लेकिन संघ को इतने अधिक अधिकार अलग अलग मुद्दों पर दे दिए गए हैं कि परिसंघ का काम करना ही असंभव हो गया है, यह व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाती है। इसीलिए प्रोफेसर वेयर ने कहा कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परिसंघ कल्प है, यानी इसी को बोलते हैं क्वासी फेडरल है। कौन कहते हैं? प्रोफेसर वेयर। आगे कहते हैं यह एक ऐकिक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघीय परिसंघीय लक्षण है। यह अनुसंघीय ऐकिक लक्षणों वाला परिसंघीय राज्य नहीं है। उनका कहना है कि भारत जो है एक यूनिटरी स्टेट है जिसमें कुछ जो है फेडरल फीचर्स डाल दिए गए हैं। भारत जो है थोड़े मोड़े यूनिटरी फीचर्स वाला फेडरल स्टेट नहीं है, बल्कि भारत है ही यूनिटरी स्टेट, उसमें कुछ फीचर्स जो है फेडरल स्टेट के डाल दिए गए हैं। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, इस पे भी विचार करना होगा हमको। प्रोफेसर वेयर का जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा ज्यादा हार्श है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या कंडीशन चल रही है। लेकिन प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं भारत का संविधान अनोखा है और भारत का संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है न शुद्ध रूप से ऐकिक है, यह दोनों का संयोजन है। यह एक नए प्रकार का संघ या सम्मिलित राज्य है। इसमें यह सिद्धांत अंतर्विष्ट है कि परिसंघ होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोच्च होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अलेक्जेंड्रोविच जैसे प्रोफेसर वेयर ने केवल राजनीतिक व्यवस्था को देखने की कोशिश की, जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे केवल उनके ऊपर उनका ध्यान था, जबकि अलेक्जेंड्रोविच ने किस चीज को देखा? भारत की परिस्थितियों को देखा, भारत की कंडीशन को देखा कि किस कंडीशन में इस संविधान को बनाया गया है। और जब भारत का विभाजन हो चुका था, भारत पाकिस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे थे भाषा के आधार पर, इसको देखते हुए अलेक्जेंड्रोविच ने कहा कि ये एक नए तरह का अनोखा परिसंघ है जिसमें राष्ट्रीय हित जो है सर्वोच्च है और राष्ट्र हित की रक्षा करने के लिए इस संघ को बनाया गया है। आगे अगर हम सर्वेक्षण करके देखें, हमारे संविधान के वास्तविक कार्यकाल का सर्वेक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सत्य है कि ऐकिक बंधनों को अधिक मजबूत किया गया है, लेकिन परिसंघीय लक्षण बिल्कुल मिट नहीं गए हैं। बात इतनी है कि हमारे यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद से आपको पता ही है कि हमारे यहाँ आपातकाल भी लग चुका है। अभी इस साल हम लोग 50वीं उसकी वर्षगांठ भी मना रहे हैं आपातकाल लगने की। 1975 में लगा था। राज्यों के अस्तित्व को इससे बहुत बड़ा ठेस पहुंची। इसके अलावा अनगिनत बार राष्ट्रपति शासन लगा। यानी कि जब इच्छा हुई केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकारों को बर्खास्त भी किया, ये भी समस्या देखी गई। अगली चीज, संघ के पास अधिक वित्तीय शक्तियां हैं। अधिक वित्तीय शक्तियां हैं। इसके अलावा योजना आयोग, योजना आयोग जो पूरे देश के लिए योजना बना देता था, यानी योजना आयोग पूरे देश के लिए। केंद्र तथा राज्य सूची
सभी विषयों पर कानून बनाता है, विषयों पर एक मिनट, केंद्र तथा राज्य सभी के लिए वित्त का आवंटन करता था। यानी हमारे यहाँ परिसंघ व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाला जो सबसे बड़ा रीजन था, आपातकाल तो कुछ दिन के लिए लगा, वो खत्म हो गया। सबसे बड़ा विवाद का प्रश्न था राष्ट्रपति शासन। राज्य सरकारों को जब इच्छा हुई बर्खास्त कर दिया जाता था। 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसने सारी कांग्रेस सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर दिया। उसके बाद 80 में इंदिरा गांधी की फिर वापसी हुई, कांग्रेस सरकार बनी, उसने जनता पार्टी की जो सरकारें थी राज्यों में उनको एक साथ बर्खास्त कर दिया। यानी इस पावर का बहुत मिसयूज हुआ, इसने परिसंघीय व्यवस्था को ठेस पहुंचाई। दूसरी तरफ संघ के पास अधिक वित्तीय शक्तियां हैं, ज़्यादा बड़े और प्रॉस्पेरिटी जो पावर्स हैं टैक्स वसूल करने की, वो संघ के पास अधिक हैं। और संघ ही हमारे यहाँ लोन भी ले सकता है विदेशों से। इन सारी शक्तियों का यूज करके संघ ने राज्यों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद हमने योजनाबद्ध शासन अपनाया। तो योजना आयोग केंद्र सरकार की संस्था थी, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या चेयरमैन थे, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। ये केंद्र और राज्य सरकारों का जो विषयों का वितरण है, इसको किनारे रखते हुए हर एक सब्जेक्ट को लेकर जो है योजनाएं बनाता था और राज्यों के ऊपर लागू करता था। यानी इसने भी राज्यों को कमजोर किया और परिसंघीय व्यवस्था को ठेस पहुंचाई। लेकिन वस्तुतः संघ और राज्य सरकार एक दूसरे स्वतंत्र होने के पारस्परिक सिद्धांत के स्थान पर अब सहकारी संघवाद का सिद्धांत अधिकांश देशों में दिखाई देता है। यानी ये कहा जाता है कि दोनों अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए न लड़ें, बल्कि देश को कैसे आगे ले जाएं, इसके लिए दोनों मिलकर काम करें। ग्रेनिवल ऑस्टिन भारतीय परिसंघवाद को सहकारी परिसंघवाद कहते हैं, जिसमें प्रबल केंद्र सरकार है, फिर भी इसका परिणाम यह नहीं है कि प्रांतीय सरकारें कमजोर होकर केंद्रीय राजनीति के प्रशासनिक अभिकरण मात्र बन जाएं। इनका ये कहना है ग्रेनिवल ऑस्टिन का कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार मजबूत है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है और जिस तरह से कामकाज चल रहा है, उसको देखने से ऐसा कतई नहीं लगता है कि प्रांतीय सरकारों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो केंद्र के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे देखिए भारत में परिसंघवाद समाप्त नहीं, उसके साक्ष्य हैं। केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, उससे भिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों का राज्यों में होना और अपने कार्यकाल को पूरा करना, राष्ट्रपति शासन वहां नहीं लगाया जाना, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे आज के समय में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, झारखंड में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं और वो सरकारें बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। केंद्र सरकार से उनको वित्त प्राप्त करने में, वहां की केंद्रीय योजनाओं में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार होता है जैसा एक दूसरे राज्य के साथ किया जाता है। कहने का मतलब है कि सारे पावर केंद्र के पास अधिक हैं, फिर भी राज्य सरकारों ने अपना अस्तित्व अलग बनाए रखा है। नए प्रदेश लगातार राज्य बनने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे नए राज्य बनाने का आंदोलन भी चल रहा है। पूर्वांचल बनाने का आंदोलन, कुछ समय पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का आंदोलन चल रहा था जिसको लिया गया। इसका मतलब है कि राज्य बनने से कुछ न कुछ फायदा मिलता है, इसीलिए आंदोलन चल रहा है। राज्यों द्वारा और अधिक वित्तीय शक्तियों के लिए किया जाने वाला आंदोलन। राज्यों का अस्तित्व, राज्य सरकारों का अस्तित्व अलग है। वो अपने वित्त का प्रयोग, अपने संसाधनों का प्रयोग अपने हिसाब से करते हैं, तभी तो अधिक वित्तीय शक्तियों की मांग करते हैं कि हमारे पास अगर अधिक वित्तीय शक्तियां होंगी तो हम और स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकेंगे। योजना आयोग की जगह मजबूत राज प्रतिनिधित्व वाले नीति आयोग की स्थापना। योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व था। योजना एक बार बन जाती थी तो उसके ऊपर एनडीसी में राज्यों की सहमति ले ली जाती थी 2 दिन में, जबकि नीति आयोग में सभी राज्यों को मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी गई है। यानी अब नीति आयोग जो योजनाएं बनाएगा, जो भी सोच रखेगा, जो भी पॉलिसी डिसीजन लेगा, उसमें राज्यों को ज़्यादा स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत में संघवाद मजबूत हुआ है और एक्चुअल में यह सहकारी संघवाद की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है, आगे चलते हैं। एक आयोग भी बनाया गया था, सरकारी आयोग। आप लोगों को पता है कि 80 के दशक तक आते आते विवाद बहुत बढ़ गया था। इसी विवाद के समाधान के लिए सरकारी आयोग बनाया गया, जिसने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया। 83 में गठित हुआ, 1988 में इसने रिपोर्ट दी। इसका स्टेटमेंट है, हमारे संविधान द्वारा स्थापित परिसंघीय प्रणाली का उचित मूल्यांकन यह है कि वह ऐसी प्रणाली की स्थापना करता है जो सामान्यतः परिसंघीय होगी, किंतु इसमें ऐसे उपबंध है जो आपवादिक परिस्थितियों में उसे एकीकृत राज्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो भी केंद्र सरकार के अतिरिक्त अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग आपवादिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, इमरजेंसी में किया जाना चाहिए, एक्सेप्शन होना चाहिए। वो सामान्य व्यवस्था परिसंघ की ही चलती है। और ये उस समय 88 तक पहुंचते पहुंचते सरकारी आयोग ने देख लिया था कि 38 सालों में जिस तरह से संविधान चल रहा था, उसमें संघवाद बेहतर ढंग से काम कर रहा था। कभी कभी उसको ठेस पहुंची थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम एक परिसंघ कल्प में परिवर्तित हो जाएं। वास्तव में यदि सही ढंग से देखा जाए तो प्रबल केंद्र की ओर झुकाव भारत को एक रखने के लिए वरदान साबित हुआ है। जब हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता, भाषावाद की पृथकतावादी शक्तियां और सत्ता पाने की भागदौड़ इतने केंद्रीय नियंत्रण के होते हुए भी संकट उत्पन्न कर रही हैं। अलग अलग जगहों पे अलगाववादी सिद्धांत, सब कुछ जो है चलता रहता है। अलग देश बनाने की मांग, कभी खालिस्तान, कभी कश्मीर, कभी पूर्वोत्तर भारत में तरह तरह की चीज़ें चलती रहती। ऐसे में अगर केंद्र के पास इतने अधिकार नहीं होते तो भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं हो पाती। इसीलिए हमारे परिसंघवाद में यह सिद्धांत अंतर्निहित है कि परिसंघ के होते हुए भी राष्ट्रहित और राष्ट्र की एकता परमोच्च है। यानी पैरामाउंट यही है कि हम परिसंघ भी बनाए हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे उच्चतर स्थिति कौन है? राष्ट्र की एकता और अखंडता और राष्ट्र हित ही है, जिसके आधार पर हम अपना निर्णय लेंगे। अब हम लोग चलिए देखते हैं एक्चुअल कंडीशन क्या क्या रही है, संविधान में किस किस तरह के अरेंजमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है और वर्तमान में इसके 28 राज्य हैं। भारत संघ अभिव्यक्ति का अर्थ भारत का राज्य क्षेत्र से भिन्न है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया अलग है और यूनियन ऑफ इंडिया अलग है। संघ में केवल वह राज्य हैं जो परिसंघ प्रणाली के सदस्य के रूप में और शक्ति के वितरण में संघ के हिस्सेदार हैं। यानी कि केवल जो 28 राज्य हैं जो केंद्र के साथ शक्तियों का विभाजन करते हैं और एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, वो ही भारत संघ में आते हैं। जबकि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वह समस्त राज्य क्षेत्र है जिस पर तत्समय भारत की प्रभुता का विस्तार है। इस प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो भारत द्वारा अर्जित किए जाए। यानी भारत जो पूरा देश है उसमें 3 तरह की स्थितियां हैं। किससे मिलेगा? प्रांत होंगे, इसके अलावा संघ शासित प्रदेश होंगे, संघ शासित क्षेत्र होंगे। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ये सब संघ शासित क्षेत्र माने जाते हैं। पुडुचेरी है, इस तरह के जो होंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। क्लियर है इतनी बात? यानी जब हम संघ की बात करेंगे तो आज के समय में केवल 28 राज्य, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, ये जो 7वें अनुसूची के तहत जो संघ राज्य सूची के जो विषय हैं उनका बंटवारा उनके हिसाब से किया जाता है। जबकि जो संघ शासित क्षेत्र हैं वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के एरिया में आते हैं, डायरेक्ट इस पे केंद्र सरकार शासन करती है। इसके अलावा कोई भी क्षेत्र अगर भारत सरकार आप अपने में शामिल करती है तो वो भी इसमें शामिल होगा। यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रांत और केंद्र शासित क्षेत्र दोनों शामिल है और भारत का जो संघ है यूनियन ऑफ स्टेट में केवल प्रांत का जो क्षेत्र है वो शामिल होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं इस पर भी नजर डालेंगे। जैसे आर्टिकल 3 जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, इसके पाठ को भी देख लीजिए और क्लियरली इसको समझना जरूरी है, इसलिए इसको पूरा लिख के रखा गया है। संसद विधि द्वारा यानी कानून बनाकर
किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्य के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी कि अलग अलग राज्यों को एक कर सकती है, एक राज्य को कई भाग में बांट सकती है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को तोड़कर एक नया राज्य बना सकती है, यानी कुछ भी कर सकती है। और कैसे करेगी? विधि द्वारा, यानी साधारण बहुमत से। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सारे काम हमारी संसद अनुच्छेद 3 के तहत बिना राज्यों की सहमति के कर सकती है। बस क्या है, ऐसे परिवर्तन करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी प्राइवेट बिल इसका नहीं आ सकता है। सरकार राष्ट्रपति की सिफारिश से यहाँ प्रस्ताव रखवाएगी, बिल पेश करेगी और इस बिल द्वारा किसी भी राज्य को किसी भी तरह से उसके नक्शे को बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। विधेयक की सिफारिश से पहले राष्ट्रपति उसे प्रभावित राज्यों की विधानसभा की राय जानने के लिए भेजेगा, लेकिन उसकी राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होगी तथा ऐसा संशोधन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। कहने का मतलब है कि हमने पहले ही बताया कि राज्यों का अस्तित्व पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना बिल पेश नहीं होगा। केवल एक जिम्मेदारी राष्ट्रपति पे डाली गई है कि किसी जगह का नाम, क्षेत्र या कुछ बदलना चाहते हैं राज्य का, तो उस विधानमंडल पे, उस प्रभावित होने वाले राज्य के विधानमंडल के पास भेज देंगे। उनकी राय जो है मांग लेंगे कि आपकी क्या राय है अगर हम आपके राज्य को 2 भाग में बांट दें। तो राय विधानमंडल वहां की भेजेगा, लेकिन ये राय जो है राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति करेंगे अपनी इच्छा से ही। और ये बिल संसद में साधारण बहुमत से पारित होगा, इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। मतलब पूरी तरह से संसद के अंदर है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य को कभी भी नष्ट कर सकती है, उसको 4 राज्य बना सकती है, 4 राज्यों को मिला के 1 राज्य बना सकती है। ठीक है, अगली चीज देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला, संसद विधि द्वारा नए राज्यों को प्रवेश दे सकेगी। इसका मतलब है कि अगर कोई टेरिटरी भारत में शामिल की जानी है तो संसद ऐसा कर सकती है। ये आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। लेकिन किसी भी टेरिटरी को बिना संविधान संशोधन के दूसरे देश को नहीं दे सकती है। यानी हमारे संघ से कोई क्षेत्र अलग कर दे, इसका कोई भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन हम कोई टेरिटरी हमारी संसद चाहे तो अपने राज्य में मिला सकती है, देश में मिला सकती है। और तीसरा आर्टिकल हमने देखा है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नाम में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 4 है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान में परिवर्तन तो होगा ही, नाम बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस जो चेंज किया जाएगा, जो नए टेरिटरी को शामिल कर लिया, किसी राज्य की सीमा को बदल दिया, ये सारे जो संशोधन होंगे इनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये आर्टिकल 4 में दिया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि एक्चुअल में कंडीशन क्या चल रही थी उस समय। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी, मूल स्थिति। 1950 में संविधान में राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। भाग क, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर द्वारा शासित प्रांत। भाग ख, पूर्ववर्ती रियासतें जिसमें शाही शासन के साथ विधानमंडल थे। भाग ग, इनमें कुछ पूर्व मुख्य आयुक्त शासित प्रांत और कुछ रियासतें शामिल थीं। भाग घ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यानी 4 तरह का डिवीजन था। भाग क में ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित राज्य थे। भाग ख में रियासतें थी। भाग ऐसी रियासतें थी जिसमें विधानमंडल भी थे, राजाओं का अस्तित्व था लेकिन अधिकार विधानमंडल के पास थे। भाग ग में कुछ मुख्य आयुक्त शासित प्रांत यानी छोटे छोटे एरिया थे जिसमें मुख्य आयुक्त की नियुक्ति थी और कुछ छोटी रियासतें शामिल थीं। और अंडमान निकोबार को एक अलग पोजीशन दी गई थी। और कैसे था ये, इसको देखिए कौन किस में था। पार्ट ए में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल, यही यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचिंग और विंध्य प्रदेश।
पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार, जैसे हमने पहले बताया था। तो ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय की स्थिति है। 4 तरह के राज्य थे। अब इसके बाद जो है राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी और ये एक जरूरत भी थी प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए। तो इसको कैसे किया गया, इस पे ध्यान देते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिण भारत से मांग बढ़ रही थी। राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई। पहला आयोग था धर आयोग, धर कमीशन। इसका उद्देश्य था इस आयोग का गठन जून 1948 में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किया गया था। सिफारिश इसकी आई दिसंबर 1948 में। आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठित किया जाना चाहिए, यानी कि भाषाई आधार पर राज्य गठन का विचार खारिज कर दिया गया। तो धर आयोग ने यह कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, भाषाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। धर आयोग के सामने मुश्किल ये थी कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जा रही थी और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से बहुत ज़्यादा संख्या में राज्यों की मांग की जा सकती थी और छोटे छोटे राज्य बन जाते। धर आयोग ने कहा कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा रहनी चाहिए। परिणाम क्या हुआ? सिफारिशों से काफ़ी असंतोष पैदा हुआ। भाषा के कारण राज्य गठन का मतलब विरोध किया, इसने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसलिए धर आयोग की रिपोर्ट का बहुत विरोध हुआ और इस विरोध का शमन करने के लिए जो अगली कमेटी बनी उसको जेवीपी समिति कहते हैं। इसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं लोगों के फर्स्ट नाम से जेवीपी समिति। इस समिति का गठन 1948 में किया गया। इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी धर आयोग की रिपोर्ट से जो असंतोष हुआ उसी को ठीक करने के लिए और फिर से इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन हुआ। इसने